यही प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जो गरीब को लूटा है, जो देश को लूटा है, हम उसको सलाखों में भेजेंगे नहीं। ये पब्लिक है मोदी जी, ये सब जानती है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने को सलमान खान समझते हैं। झूठ इतना बोलते हैं कि उनकी झूठ सबसे मजबूत। और इनके नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं पिसिंग पिसिंग। अरे भैया क्या पिसिंग? आपने लोकतंत्र को पिसिंग में पीस दिया। कमल छाप वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग आरोप, जितने सब कुछ घोटाले हैं सबको बेदाग करने वाले भारतीय जनता पार्टी माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया। पूरे लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। और मीडिया क्या दिखा रही है कि उनका आपस के मतभेद हैं। अरे मतभेद कुछ भी नहीं है, ये तो ईडी का कमाल है। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति सुर्खियों में है। यूं तो सुर्खियों में राजनीति का रहना आमतौर पर बहुत ही आम बात है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है जो सुर्खियों में ही रहती है। लेकिन अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है पिछले एक साल से लगातार सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि वहां पर राजनीति गलियारों में उठापटक लगातार जारी है। कभी किसी की पार्टी बदल जाती है, कभी कोई नेता बगावत कर लेता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। ऐसा ही एक बड़ा फैसला कल आया जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद जो है उसकी शपथ ली। उसके बाद से ही लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। आज मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ये जिक्र किया कि लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। एकनाथ शिंदे एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री जो है अब अजीत पवार जो कि एनसीपी से आते हैं वो बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे पहले कहा करते थे कि एनसीपी के साथ जो है शिवसेना मिल गई है, इसीलिए हम उससे अलग हो रहे हैं। और अब वही एनसीपी के नेता इस वाली शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं और ये लोग मिलकर पार्टी बना रहे हैं। चल क्या रहा है सर? ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने कहा कि नहीं जानती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ साफ बात है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने को सलमान खान समझते हैं। झूठ इतना बोलते हैं कि उनकी झूठ सबसे मजबूत। इनका झूठ पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को पता चल चुका है। आपने कहा यही प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जो गरीब को लूटा है, जो देश को लूटा है, हम उसको सलाखों में भेजेंगे नहीं। ये पब्लिक है मोदी जी, ये सब जानती है। जो बलात्कारी है, जो दंगाई है, जो नफरती है, जो देश का लुटेरा है, उस सबको भाजपा सम्मान देने का काम करती है। भाजपा का पैमाना ही यही देखा जाता है कि जो जितना लुच्चा सबसे बड़ा ऊंचा, प्रधानमंत्री उसको उतना ही बड़ा पोस्ट देते हैं। यही प्रधानमंत्री जी 27 जून को बोल के आए थे मध्य प्रदेश में। और 27 जून से 2 तारीख होने में टाइम कितना हुआ? एक हफ्ते के अंदर जिस एनसीपी पर ये दिन रात आरोप लगाते थे और इनके नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं पिसिंग पिसिंग। अरे भैया क्या पिसिंग? आपने लोकतंत्र को पिसिंग में पीस दिया। पूरे लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। और मीडिया क्या दिखा रही है कि उनका आपस के मतभेद हैं। अरे मतभेद कुछ भी नहीं है, ये तो ईडी का कमाल है। जिस छगन भुजबल जो 2 साल जेल काट कर आए हैं 870 करोड़ रुपए के घोटाले में, उनको भी मंत्री बनाया गया है। अजीत पवार पर जिस पर आरोप था सिंचाई घोटाले का, पता नहीं क्या क्या घोटाले, लंबी फरियास्त थी, वो सब फरियास्त के बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। आप हसन मुशर्रफ को देख लीजिए, 40,000 किसानों से पैसा लेने का आरोप था, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। आज उनको भी मंत्री बनाया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ कहना है कि आप देश को लूट लो, गरीबों को लूट लो, और भाजपा वॉशिंग पाउडर, कमल छाप वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग आरोप, जितने सब कुछ घोटाले हैं सबको बेदाग करने वाले भारतीय जनता पार्टी माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया। क्या सर प्रधानमंत्री बोले हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? 2-3 दिन पहले ही बोले हैं ये बात। प्रधानमंत्री तो खुद ही 80,000 के मशरूम खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे, पैक करा के देश छोड़ने को मजबूर कर रहे। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और देश पर राज करो। इनकी राजनीति है, इनका कहना है
फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा, लोगों ने देखा, शुभेंदु अधिकारी को देखा जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। आपने देखा होगा हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। आज अगर आप देखेंगे तो सारे भ्रष्टाचारियों की जो महासमुद्र है वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले साल देखा गया था कि शिवसेना एक तरीके से समाप्त मानी जा रही थी। इस बार देखा जा रहा है कि एनसीपी के 40 विधायक वहां चले गए हैं। सर, समर्थन दे दिया है उन्होंने, ये भी समाप्त मानी जा रही है। क्या लग रहा है, समाप्त हो गई दोनों पार्टियां? आप सुनिए ना, कोई पार्टियां समाप्त नहीं हुई है, ये पब्लिक है। जनता के वोट से कोई भी पार्टियां, विधायक उसमें चुनी जाती है, सांसद चुने जाते हैं। तो जनता है, जनता को सब पता चल गया कि जो मोदी जी जिस भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आका के रूप में हैं, सबसे बड़ा सरदार हैं ये भ्रष्टाचारियों के। नहीं तो अजीत पवार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता, छगन भुजबल जी को मंत्री नहीं बनाया जाता, हसन मुंसरिफ को नहीं मंत्री बनाया जाता, अब शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, नारायण राणे को मंत्री नहीं बनाया जाता। तो ये पब्लिक है। चुनाव में 2024 के चुनाव में देखिएगा, वो मौका रहेगा और भाजपा को भगा दिया जाएगा। सर, शरद पवार भी यही कहते नजर आए हैं कि वापस से जो है पार्टी उठेगी, उद्धव सरकार के साथ मिलकर दोबारा से पार्टी जो है बड़े स्तर पे वापस आएगी। शिवसेना कब टूटी आप समझिए, ये शिवसेना की गोद में बैठ के सरकार चला रहे थे। शिवसेना से जो तय हुआ वो बाला साहब ठाकरे को उन्होंने धोखा दिया। जिस बाला साहब ठाकरे की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बढ़ता गया, आज उन्हीं के बेटे को किस तरीके से क्रश करने के लिए। और दूसरी बात कि जिस एकनाथ शिंदे, भावना गवली पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, डेली पैसेंजरी का काम कर रहा था, अब ईडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, सीबीआई का मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। तो ये समझिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कर क्या रही है, यह पूरे देश के लोगों को पता है। इसलिए देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहते हैं और ये 2024 में आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इसका उदाहरण आपको मिलेगा कर्नाटक में, जैसे आपने देखा वैसे ही आप देखेंगे राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सर, एक जो ट्वीट है बड़ा वायरल हो रहा है कि तेरा क्या होगा दाढ़िया, क्या संकेत कर रहा है सर ये? देखिए, यह निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को सीएम बनाएंगे। उनके तमाम जो विधायक हैं उन सबको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और ये देखते रहिए। इसीलिए एनसीपी में तोड़ की गई है। एक एक विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया है और उनके तमाम केसों को ख़त्म किया गया है। तो साफ और स्पष्ट है। संजय राउत भी यही कहते नजर आए हैं कि अब लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं और अजीत पवार जो है मुख्यमंत्री पद पर आएंगे। देखिए, ये पूरे देश में सीबीआई ईडी का खेल खेलते हैं। ईडी नहीं कोई मौका मिलता है। जब जब मोदी सरकार डरती है, मोदी सरकार को ये पता है कि हमारा वजूद खत्म होने वाला, इनसे वोटरों का मोहभंग हो गया है। तो ये अलग अलग, देखिए बिहार में ही देख लीजिए, जिस सम्राट चौधरी के लिए अयोग्य साबित करने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उसी सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार में भी तो सर खेला हो सकता है। लगातार आज सुबह से यही खबर आ रही है कि महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में भी देखने को मिल सकता है। खेला तो 2024 में होगा। इधर डकैती हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जिस देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां मोदी सरकार के गैंग में काम करती है। ये उनके इशारे पर काम करती है और लोगों को डराने धमकाने का काम है। अगर भ्रष्टाचार, अगर यही बात मान लीजिए कि आज अगर राहुल जी मान लिए होते बात को, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं किए गए होते, संसद में इनकी आवाज़ को म्यूट नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा, इसलिए इनको संसद की सदस्यता ख़त्म कर दी गई, इनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। तो आप देख लीजिए, जो लोग लड़ रहे उनको ये जेल में सरा रहे, जेल भेज रहे, इनकी सदस्यता रद्द कर रहे, इनको जेल भेज रहे। अगर लालू जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो लालू जी को सज़ा होती? नहीं होती। सीधा सा बात है। जैसे शुभेंदु अधिकारी को नहीं हुआ, नारायण राणे को नहीं हुआ, ये क्लियर सी बात है। सर, सत्ता पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। 24 में विधानसभा के चुनाव भी है महाराष्ट्र में, जहां एक तरफ इधर लोकसभा के चुनाव है, वहां विधानसभा के। क्या लगता है उद्धव सरकार के लिए वापस सत्ता में आना आसान हो पाएगा क्या? क्यों नहीं आसान होगा? हाँ? वोट कौन देगा? विधायक दे देगा।
अरे एक बार गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे देश को। तो आप क्या सोचते हैं कि जनता का एक अधिकार है वोट डालने का, तो क्या वोट फिर अब जब चुनाव आएगा तो क्या कैंडिडेट पहचान के वोटिंग नहीं करेगी? आप देखते रहिएगा, सुपरा साफ हो जाएगा इनका। आप कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। पिछली बार भी तो उद्धव सरकार को ही सर लोगों ने वोट दिया था, मगर फिर एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। तो इस बार भी तो ऐसा खेला हो सकता है ना? ये तो बार बार की कहानी हो गई है। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती ना। जब आपको पता चल जाता है कि हम यहाँ गड्ढा है तो बार बार क्या गड्ढे में गिरेंगे आप? तो आप कह रहे हैं कि लोग समझ चुके हैं? बिल्कुल, देश की पूरी पब्लिक जान चुकी है कि इनका परिवारवाद देखेंगे तो इनकी पार्टी में पूरा परिवारवाद है। कल्याण सिंह की 3 पीढ़ियाँ हैं। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी जी फडणवीस थे, भाजपा में नेता थे। विजय गोयल के पिताजी थे। आप तमाम भाजपा नेताओं का देखिए, राजनाथ सिंह का देखिए, पंकज सिंह का, अमित शाह जी के बेटे को देखिए, तो तमाम ये चीज़ें परिवारवाद पर भी ये फेल हैं, ये महंगाई पर फेल हैं, ये बेरोज़गारी पर फेल हैं। ये तमाम जो मुद्दे 2012, 13, 14 में ये उठाया करते थे, जिस समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में था, जादू की छड़ी हुआ करती थी, वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन गए। तो भारत के लोग इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करना चाहूँगी। क्या लगता है 24 में उद्धव सरकार वापसी उभर जाएगी और महाराष्ट्र की जनता वैसे ही उनको लेकर आएगी जैसे पहले लेकर आई थी? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। जिस महाराष्ट्र का सत्ता में इतना हनक था कि जो महाराष्ट्र बोलता था सत्ता में वही चीज़ हुआ करता था। एक दौर देखिए और आज का दौर देख लीजिए कि उस महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सौदा किया है, व्यापार किया है। तो निश्चित तौर पर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। बहुत ही मुखरता से आप अपनी बात रखते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझा दिया कि आखिर राजनीति में इस वक्त कैसा फेरबदल हो रहा है। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।